हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा 2024 में 21,391 पदों पर होने वाला है। इसका परीक्षा 7 अगस्त से शुरू होगा। 7 अगस्त से शुरू होगा इसका परीक्षा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसे 31 अगस्त तक सीएसबीसी द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये रिवीजन वाला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को टारगेट बना लें 7 अगस्त तक का। आपको हम 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है कराने वाले हैं और इसका उदाहरण के साथ कम से कम 200 क्वेश्चन तैयार होगा जो आपका चैप्टर वाइज होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से आप एक लाइक कर दें और मेरे साथ बने रहें। इस बार वर्दी आपकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया क्लास। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन कवर किया था। और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में 101 से 150 तक का क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए 101 से शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका संविधान के द्वारा दिए गए हैं। देखिए उदाहरण में भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक सरकार के मार्गदर्शन हेतु संविधान द्वारा दिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य बताते हैं। मौलिक कर्तव्य आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। देखिए आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। वैज्ञानिक जो है संस्कार का विकास करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य ये नहीं है। देखिए इसका व्याख्या बता देते हैं आपको। व्याख्या कहता है कि मूल कर्तव्य प्रारंभ में भारतीय संविधान में समाहित नहीं था। इसे 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरकार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अतः संविधान में एक नया भाग 4 का क अनुच्छेद 51 के क जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क ट के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 11वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता अथवा प्रतिपाल्य के संरक्षण द्वारा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करने का उपलब्धि है। अतः प्रश्नगत विकल्प सी वैज्ञानिक संस्कार के विकास के मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार का भावना पर विकास करना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बताइए। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य है 11 मौलिक कर्तव्य। देखिए भारत के संविधान में आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है।
इसे 1976 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में नया भाग 4 के क जोड़कर उससे अनुच्छेद 51 के क जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का कुल संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य का कुल संख्या 11 है। क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना नागरिकों के कर्तव्य के रूप में इंगित करता है। मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान को सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका भाग 4 के ए में किया गया है। भाग 4 के ए में किया गया है। देखिए भारत के संविधान में प्रारंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इससे 1976 में कांग्रेस सरकार द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संतुष्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अतः एक नया भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है और 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क ट के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो हो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को प्रावधान नहीं था। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। इसके तहत संविधान का एक नया भाग 4 के 1 को जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो ये हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसे भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इसमें उल्लिखित की गई है कि माता पिता या संरक्षण द्वारा 4 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का सम्मिलित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। इसे 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य को 1976 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए इसका
उदाहरण देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में भाग 4 के क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य की सूची का समावेश किया गया था। और 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 में द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, आपको राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। चलिए राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहा है? निम्न में से कौन से राष्ट्रपति है जो सबसे कम समय के लिए पद पे रहा है? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये सबसे कम समय तक रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे मई 1967 से मई 1969 वह सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहा। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहा। इसका निधन कार्यकाल के दौरान ही हो गया। जाकिर हुसैन का जो निधन है ये उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गया। भारत के वर्तमान 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो प्रथम आदिवासी स्थल जनजाति तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण किया था। 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण किया था। संविधान के अनुच्छेद 52 का संविधान राष्ट्रपति के पद से 52 का संविधान अनुच्छेद 52 जो है ये आपका राष्ट्रपति के पद से है। राष्ट्रपति के पद से 52 संविधान। देखिए, देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। देखिए, कह रहा है कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। यह संघ के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। संविधान में राष्ट्रपति के पद सर्वोच्च गरिमा और प्रतिष्ठा वाला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा। भारत एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएगा आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। इन्होंने 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के दूसरे महिला राष्ट्रपति है, जो 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी है। यानी कि भारत में अभी तक 2 ही महिला राष्ट्रपति बने हैं, एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरा द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति का आहत निम्न है। देखिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए उस व्यक्ति। दूसरा है 35 वर्ष की आयु होना चाहिए उसके पास। तीसरा है कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। और चौथा है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु उस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री के पद को लाभ के पद नहीं समझा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रक्रिया में कौन अपदस्थ कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका संसद। देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रक्रिया में कौन सा अपदस्थ कर सकता है? तो ये है आपका संसद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग के प्रक्रिया में
संसद द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है। महाभियोग के प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा भारत का राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौलिक सुनवाई की अधिकार। देखिए इसकी व्याख्या हम आपको बता देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड का क्षमा करने का प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण अथवा विराम की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। इसके लिए राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है तथा इसके आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। यद्यपि राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। याचिका की राष्ट्रपति का समक्ष सुनवाई के लिए लिखित प्रक्रिया का पालन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने का प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये हो जाएगा आपका 61वें अनुच्छेद के तहत है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर केवल संविधान का उल्लंघन पर ही चलाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर युक्त 14 दिन पूर्व नोटिस द्वारा लाया जा सकता है तथा प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति होता है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति जो है ये होता है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचित रीति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो आवश्यक योग्यता नहीं है तो ये हो जाएगा वह संसद के लिए सदन के सदस्य हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यता वर्णित है। अनुच्छेद 58 में उसकी योग्यता के बारे में दर्शाया गया है। देखिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए। वह भारत के नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इसमें लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो, चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न करता हो और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य होना लाभ का पद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर है? भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर है तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होता है। देखिए भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। अनुच्छेद 53 के 2 के अंतर्गत यह तीनों सेनाएं थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। इसे युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति प्रदान है। यह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है, किंतु राष्ट्रपति की इस शक्ति का प्रयोग को संसद द्वारा विधि बनाकर विनियमित या नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा संघ के किसी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है, किंतु यह 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति
को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसे संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग का प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक है, ये आपका राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर संसद के द्वारा सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बैठक के विशेष व्यवस्था की गई। इसके अनुसार जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजा जाता है, तब निम्न तीन में से किसी एक परिस्थिति के उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यदि दूसरे सदन में विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो तो या यदि दूसरे सदन के विधेयक को अस्वीकार अंतिम रूप में असहमत हो या यदि दूसरा सदन 6 माह तक विधेयक को अपने पास रोक के रखता है, तो सदन के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसके पद से हटाने वाला है एक संसद। संसद ही राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संविधान के अतिक्रमण या साबित कदाचार के आधार पर संसद के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अपनाकर संसद द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित रूप से दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? सबसे ज्यादा किस राष्ट्रपति का कार्यकाल था? तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद का। देखिए, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक का कार्यकाल यानी कि 12 वर्ष सर्वाधिक रहा है, जबकि भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल लगभग 2 वर्ष न्यूनतम रहा है। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बनने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। वर्तमान में अभी द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वे देश के पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ये देता है आपका उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है, किंतु वह 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के लिए कौन सा योग्यता आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का जो है सदस्य होना आवश्यक है। देखिए, भारत में संघीय कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति है। संघ के सभी कार्यपालिका शक्तियां इनमें निहित है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। देखिए, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निहित की गई है। वह भारत के एक नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।
अगला देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के संसद निर्वाचन मंडल के जो संसद होते हैं, दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव की आयोग भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में वर्णित है और अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होता है? इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं हो जाता। देखिए, अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के तहत संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है तथा ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। इनके निर्वाचन में उप राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं होता है, जबकि राजदूत, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है ये आपका कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति। सरकार की संसदीय शासन प्रणाली में राज्य अथवा राष्ट्र का नाम पात्र के कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कार्यकारिणी सरकार का वह अंग है जो राज्य के शासन के अधिकार अपने पास रखती है। अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। देखिए, रामनाथ कोविंद जो है ये राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो ये थे आपके बिहार के राज्य के राज्यपाल के पद पर थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 14वें राष्ट्रपति थे। इससे पहले 2015 से 2017 तक बिहार राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्ष 1994 से 2006 तक संसद के सदस्य भी रहे थे। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली आदिवासी महिला है। ध्यान रखिएगा, ये द्रौपदी मुर्मू है जो आदिवासी महिला है। पद धारण करने के पूर्व वे झारखंड में राज्यपाल थे। पद धारण करने से पहले वो झारखंड के राज्यपाल थे। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं आपके पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के। देखिए, पार्लियामेंट एवं राज्य के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। राज्यों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य होंगे। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पांडुचेरी संघ शासित राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया है। देखिए, रामनाथ कोविंद जो है ये भारत के डैश राष्ट्रपति बने हैं। रामनाथ कोविंद जो थे ये 14वें राष्ट्रपति बने थे। रामनाथ कोविंद जो है 14वें राष्ट्रपति है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर जिले के गांव पौरख में हुआ था। ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद पे थे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की उम्मीदवार मीरा कुमार को हराया। ये राष्ट्रपति पद से पहले राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति भी है। ये 15वीं है। ये भारत के ओडिशा राज्य से संबंधित है। ये जो है भारत के ओडिशा राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। इसका गठन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा 1990 ईस्वी में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला देखिए, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उन्हें निम्नलिखित में से किसके पास किया हो। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास किया हो, राष्ट्रपति को पास किया हो। देखिए, भारत के संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन के राज्यसभा कहते हैं। और संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे राष्ट्रपति द्वारा अंतिम रूप से हस्ताक्षरित कर पास किया जाता है, तब जाके वो आपका क्लियर होता है। चलिए अगला देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपका 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया तथा वे अब तक भारत के सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले व्यक्ति है। जबकि सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाला व्यक्ति हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला देखिए, निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल से समय है, क्रम है, ये आपका हो जाएगा फरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकटमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। फखरुद्दीन अली जो है, फखरुद्दीन अली है, इसका कार्यकाल था 1974 से 1977 तक। और ज्ञानी जैल सिंह जो है, ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल था 1982 से 1987 तक। और डॉक्टर वेंकट रमन का जो है 1987 से 1992 तक इसका कार्यकाल था। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का था 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका न्यायिक प्रक्रिया द्वारा। न्यायिक प्रक्रिया द्वारा इसे पद से हटाया जाता है। देखिए क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया जाता है। संसद का कोई भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, राष्ट्रपति या महाभियोग लगा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों की पूर्व सहमति जरूरी होगी और राष्ट्रपति के कोई सूचना लिखित रूप से 14 दिन पूर्व देनी होगी। एक सदन महाभियोग लगाता है तथा दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप की जांच करता है। यदि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही पाया गया तो दोनों सदन अपनी कुल सदस्य संख्या को 2/3 बहुमत से आरोप सिद्ध कर देगा। ऐसे में राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार की वीटो का प्रयोग करता है। किस प्रकार की वीटो का प्रयोग करता है। तो ये हो जाएगा आपका विशेषिक अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत 3 प्रकार के वीटो शक्ति का वर्णन है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वीटो शक्ति निम्न है। देखिए पहला है अंत्यातिक वीटो। इसमें हो जाएगा आपका विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। दूसरा निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। तीसरा जेबी वीटो, पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की शक्ति देता है, राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो ये हो जाएगा आपका संसद के विश्व शांति काल या अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। देखिए
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून लाने की जरूरत हो, तो संसद के सत्र का इंतजार करने के बजाय सरकार अध्यादेश के जरिए उस कानून को लागू कर सकता है। इस अध्यादेश का संसद से अनुमोदन करना आवश्यक होता है, अन्यथा वह 6 सप्ताह में स्वतः समाप्त हो जाएगा। देखिए, निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपका एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी। निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे। भारत के छठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। 1982 तक था। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड के कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है आपका प्रविलंब। प्रविलंब, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी करार किए गए किसी भी व्यक्ति का सजा को माफ करने, राहत देने, छूट देने या छोड़ने, हटाने या कम कराने का शक्ति होगी, जहां दंड मृत्यु का सजा के रूप में है। और क्षमा में हो जाएगा, इसमें दंड का बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी सजा के दंडादेश एवं निर्धारण लेखकों से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाता है। अब प्रविलंब में हो जाएगा आपका, प्रविलंब में हो जाएगा इसका अर्थ है कि अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पर रोक लगाना। उसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा का लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना। और लघुकरण में हो जाएगा, इनमें से दंड के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। और परिहार में हो जाएगा, दंड की अवधि को कम करना शामिल है। अब विराम में हो जाएगा, आरोपी के मूल सजा को किसी विशेष परिस्थिति के कारण स्वरूप अस्थायी रूप से रोक सकता है। अगला देखिए, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं थल, वायु और नौसेना में सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग हो जाएगा आपका ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए एक पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो उम्मीदवार के लिए जो है पढ़ा लिखा जो है ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ा लिखा आवश्यक नहीं है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। ये निम्न में से है। देखिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, पहला है। दूसरा है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा है लोकसभा का सदस्य होने के लिए अहित होना चाहिए। चौथा है भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन उक्त किसी भी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी लाभ का पदधारी नहीं होनी चाहिए। ये सब उनका है। चलिए अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता था? भारत के राष्ट्रपति के पद का शपथ दिलाता है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति के पद का शपथ दिलाता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रत्येक राष्ट्रपति को प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध
वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पद में हुई रिक्ति को भरने का समय सीमा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 6 महीना। 6 महीना का समय सीमा है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति यानी कि खाली को भरने का समय जो है ये 6 महीना का समय है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या बर्खास्त कर या अन्य कारणों से हुई राष्ट्रपति के पद में नैतिक रिक्ति की स्थिति में नई राष्ट्रपति का यथाशीघ्र निर्वाचन होने तक जो किसी भी स्थिति में रिक्त होने की तारीख है वह 6 माह के बाद नहीं होगा। राष्ट्रपति को के रूप में कार्यकाल करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के उच्च न्यायालय, भारत के उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। देखिए, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले में भारत के उच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव आयोग की देख-रेख में होता है। अनुच्छेद 71 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी विवादों को निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और इसका निश्चय अंतिम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष के पद भी संभाला है? ये हो जाएगा आपका एन संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ने भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि तक कार्य किया है। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण एम हिदायतुल्लाह और बीबी गिरी द्वारा त्यागपत्र के कारण तथा बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण ये कार्य किया। सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में की गई थी। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान में अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति के 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए और प्रस्ताव की सूचना पर इस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखता है? तो ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखता है। देखिए, भारत की राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति का त्याग की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की तुरंत दी जाती है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने पर या आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति और यदि वह नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और यदि वह भी नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति के पद ग्रहण कर लेता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, सही है,
दूसरा में है आपका राष्ट्रपति के बीमार होने पर, ये भी बात सही है। तीसरा में राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति होने पर, यानी कि तीनों जो है सही है आपका, उपयुक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति या बीमार होने पर, या राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का अनुपस्थित होने पर, या आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है कार्यभार राष्ट्रपति का संभालेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके।